बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के आसपास ही। उन्होंने बयान दे दिया है मंच से, तो उनके बयान को एक आधिकारिक बयान समझा जाए या वाकई में रक्षा मंत्रालय ने या विदेश मंत्रालय ने इस पूरी घटना के बाद किसी और देश से किसी तरह का कोई जवाब तलब किया है या सफाई मांगी है? कोई ऐसी बात आपकी जानकारी में आई है? लेकिन जब से G20 की समापन मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन वर्चुअली शामिल हुए हैं और उसके बाद से यूएनजीए में, यूएनएससी में जिस तरीके से भारत ने इजराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ जाके वोट किया है, उसके बाद से क्या ये परपंच रचा जा रहा है कि भारत को इस जंग में लाओ था। लेकिन हाल फिलहाल में जिस टैंकर पर हमला हुआ है, जिस जहाज पर हमला हुआ है, जिसके पास दावा किया जा रहा है कि या तो ड्रोन फट गया या मिसाइल फट गया, वो सऊदी अरब से चला और जापान का था और इंडिया आ रहा था। तो तीनों चीजें आपस में जुड़ रही हैं। सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती हो चुकी है, भारत और ईरान में लंबे समय से पुरानी दोस्ती है। तो इन सब चीजों को क्या हम ना समझें कि कोई परपंच है? धाकड़ खबर, बेखौफसुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या जो साजिश रची जा रही थी भारत के खिलाफ वो कामयाब हो गई है, या जो तमाम प्रपंच रचे जा रहे थे वो सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक चर्चा पूरी दुनिया में छिड़ गई है कि इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच अब भारत की भी एंट्री होने वाली है। अब वो किस रूप में होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज आईएनएस इंफाल को नौसेना के हवाले करते हुए मुंबई में राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि जिन लोगों ने भारत की ओर आ रहे टैंकर पर हमला किया अरब महासागर में, उन्हें समुद्र के तल से भी ढूंढकर निकाल लिया जाएगा और सजा दी जाएगी। तो इसी के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो जांच चल रही है उस जांच के बाद जो है भारत की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि खबरें यहां तक आ गई हैं कि हिंद महासागर में भारत ने अपने जहाजों की रक्षा के लिए एक युद्धपोत तैनात कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ हूती कह रहे हैं कि ईरान का नाम बदनाम किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से एक मिसाइल छोड़ा गया था जो भारत की ओर जा रहे टैंकर के पास फट गया है, लेकिन उसको लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। ईरान सफाई दे चुका है कि उसने किसी तरह का कोई ड्रोन हमला नहीं किया है। तो इन तमाम सवालों को 80-81 दिन की जंग के बीच कैसे देखा और समझा जा सकता है, इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ स्काइप के जरिए फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और सोशल मीडिया पर ही नहीं सड़कों पर भी वो आवाज उठाने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम, आपने एक अच्छा मुद्दा सामने लाया है जिसमें भारत ही शामिल है। जी, मुद्दे की तरफ हम बढ़ेंगे। मैं जानना ही चाहता हूं कि आईएनएस इंफाल जो आज सेना के हवाले किया गया है उसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस पे ब्रह्मोस मिसाइल भी है और तमाम तरीके की चीजें भी हैं। और जो ये आज हुआ है, ये क्या जो घटना 2 दिन पहले घटी है भारत की ओर आ रहे टैंकर पर जो हमला हुआ है, उसके बाद इसको कैसे देखा और समझा जाना चाहिए? जी हाँ, ये एक तो आपने नाम ले ही लिया है इस इम्फाल, और बाकी 2 और भी हैं जो ये बेसिकली मिसाइल या स्टेल्थ मिसाइल भी कहते हैं, स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यानी जो मिसाइल के आक्रमण होंगे हमारे तट पे या हमारे जहाजों पर, उनको इंटरसेप्ट करके उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, और इसलिए हिंद महासागर में इनकी तैनाती की गई है जैसा कहा गया है। जहां तक पूरे समुद्र की बात है, हम अरेबियन सी की पूरी बात करें तो 3 काफी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक डेटरेंट यानी उनके लिए यह एक खतरा की निशानी होगी जो इसके ऊपर आक्रमण करने को सोच रहे हैं। क्योंकि पिछले शनिवार और इस रविवार को 2-2 हमारे जहाजों पे जो हमारी तरफ आ रहे थे उन पर आक्रमण हो चुका है। हालांकि जैसा आपने कहा, इंडियन नेवी ने उसकी जांच का आदेश दिया है या जांच कर रही है, और उन्होंने पाया है कि यूएवीज के अटैक के चांसेस हैं, लेकिन अभी तक पूरा खोजा नहीं जा सका है, पूरा पता नहीं चल सका है, या कम से कम हमें नहीं बताया गया है कि ये किस तरह के आक्रमण थे, कौन से लोग इसके पीछे थे, क्या यह मिसाइल्स थे जैसा हुदीस कह रहे हैं, या यूएवीज थे जो ईरान से आए हैं। जी
ये जो है ड्रोन थे या मिसाइल थे, ये भी सब जांच का विषय है। लेकिन बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के आसपास ही। उन्होंने बयान दे दिया है मंच से, तो उनके बयान को एक आधिकारिक बयान समझा जाए या वाकई में रक्षा मंत्रालय ने या विदेश मंत्रालय ने इस पूरी घटना के बाद किसी और देश से किसी तरह का कोई जवाब तलब किया है या सफाई मांगी है? कोई ऐसी बात आपकी जानकारी में आई है? नहीं, जहां तक रक्षा मंत्रालय की बात है, अभी तक वो लोग खोजबीन में लगे पड़े हैं। और जहां तक रक्षा मंत्री का है, वो बोलने में माहिर हैं, पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, कड़ी निंदा से लेकर अभी समुद्र के तलछट तक जाकर उसको खोज निकालेंगे। चलिए ठीक है, यह जनता को बेसिकली एक तरह से अपने पक्ष में लाने की कोशिश है कि हम भी ताकतवर है, हम भी इसको देख सकते हैं, हमारी इतनी औकात बनती है। जैसे प्रधानमंत्री भी कहते नजर आते हैं कि हम घुस के मारेंगे। वैसे आज मैं इंडियन एक्सप्रेस माफ कीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ रहा था और उसमें एडिटर लिखते हैं कि इसके खिलाफ हमें, चूंकि ईरान से हमारी अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए हमें अमेरिका से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। यानी पूरा माहौल बनाया जा रहा है, उन लोगों ने जो करना था वो कर दिया। अब हमारे तरफ से माहौल बनाया जा रहा है कि हम कैसे अमेरिका से जो दूरी हमने बनाई थी इस बीच में रूस के पास जा रहे हैं, उसको दरकिनार करके हटाकर फिर से अमेरिका और इजराइल के पूरे जाल में जा सके। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन खबर से हटके थोड़ा बात करते हैं राजनाथ सिंह की शख्सियत को लेकर। मुझे लगता है उनकी आवाज इतनी दमदार है, अगर वो फिल्मी दुनिया में अपना कैरियर आजमाते तो शायद अमरीश पुरी को फेल कर देते। जी हाँ, हमें दमदार हैं ये लोग, बोलने में माहिर हैं, तभी तो ये लोग यहां तक पहुंचे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें मैं ज्यादा क्या कहूं। वैसे जहां तक हमारे देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका संबंध विदेशों से भी होता है और पूरे देश की रक्षा से होता है, इन्हें अपनी गरिमा या जो स्टेटमैन पॉलिटिशियन कहते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जी बात मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि कल कल्याण बनर्जी ने फिर से एक बार देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पश्चिम बंगाल के हुगली में नकल उतारी, मिमिक्री की और कहा ये तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखा है। अब इस पे हमारी बातचीत तो पूरी अलग दिशा में हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहूं कि भारतीय राजनीति का स्तर जो है इतना गंदा, इतना घटिया और इतना निम्न स्तर तक नहीं पहुंचा था। और दुर्भाग्यवश यहाँ के 20 से 25% जनता बहुत खुश हो रही है कि हमारे नेता इस तरह की बातें कर सकते हैं। जी चलिए बात करते हैं रूस की। आजकल दिखाई दे रहा है कि हमारे विदेश मंत्री रूस पहुंचे हुए हैं। हालांकि चर्चा ये भी चल रही है कि व्लादिमीर पुतिन जब भारत नहीं आए तो इसलिए जो है भारत के प्रधानमंत्री भी वहां पे नहीं गए हैं। हालांकि वहां पे चुनाव भी होने वाला है, लेकिन जब से G20 की समापन मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन वर्चुअली शामिल हुए हैं और उसके बाद से UNGA में, UNSC में जिस तरीके से भारत ने इजराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ जाके वोट किया है, उसके बाद से क्या ये परपंच रचा जा रहा है कि भारत को इस जंग में लाओ? प्रपंच खुलेआम तौर पे जो हमें दिख रहा है वह तो वैसा ही लग रहा है, अंदर से क्या हो रहा है कहना मुश्किल है। हमारे विदेश मंत्री बड़े ही गंभीर और जो बात करते हैं इस तरह के हंगामे वाले बात में नहीं करते हैं, लेकिन उनकी नीति आज की जो हमारी भाजपा सरकार है इससे अलग नहीं हो सकती है। जी हाँ, वो 5 दिन के दौरे पर गए हैं, इतने लंबे समय तक के लिए वो रूस में क्या करेंगे वह तो देखने की बात है। लेकिन जहां तक इंडिया की अभी जो न्यूट्रलिटी है वह ऊपर से दिखाने के लिए, अंदर से तो वह इजराइल, हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था कि नेतन्याहू हमारे सबसे अधिक मित्र हैं। और अमेरिका से कुछ न कुछ आप देखिए तो जो मित्रता हमारे प्रधानमंत्री की पिछले राष्ट्रपति यानी ट्रंप से थी वह इनके साथ नहीं है। आज बाइडेन ने कई बार झड़प दिया है, मतलब पीछे तो किया ही होगा, सामने सामने भी झड़प दिया है। इसलिए थोड़े विदेश नीति हमारी है, कुछ नाराजगी चल रही है और यह एक मौका है अमेरिका इजराइल को फोर्स करने के लिए इंडिया पे कि भाई तुम्हारे भी युद्धपोत हैं, जो हमने बेड़ा बना रखा है एक बड़े 15 से 20 देशों का जो बना रखा है प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, उसमें तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल हो, यह कोशिश जारी है। जी
कुछ और चीजों को लेके बात करते हैं। जैसे आप समझिए कि जब हूतियों ने हमला करना शुरू किया तो पहला जहाज जो उन्होंने किडनैप किया वो भारत की ओर आ रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में जिस टैंकर पर हमला हुआ है, जिस जहाज पर हमला हुआ है, जिसके पास दावा किया जा रहा है कि या तो ड्रोन फट गया या मिसाइल फट गया, वो सऊदी अरब से चला और जापान का था और इंडिया आ रहा था। तो तीनों चीजें आपस में जुड़ रही हैं। सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती हो चुकी है, भारत और ईरान में लंबे समय से पुरानी दोस्ती है। तो इन सब चीजों को क्या हम ना समझें कि कोई परपंच है? प्रपंच तो देखिए, जहां अमेरिका होगा वहां प्रपंच होगा। वह पूरी की पूरी उसकी कोशिश है। हम मतलब उसका इतिहास ही रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से ही। और जर्मनी के रास्ते पे भी, यदि जर्मनी ने जो पोलैंड पर आक्रमण किया था, उसने अपनी सेना जर्मनी में भेजकर एक टुकड़ी और वापस अपनी जर्मनी पर अटैक किया था, कहा था कि पोलैंड ने हमें हमला कर दिया। उसने पूरी की पूरी सेना फिर पोलैंड पर हावी हो गई। यह अमेरिका की कूटनीति रही है, यह उसकी राजनीति रही है, उसकी पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स रही, जिसका इजराइल हिस्सा है। और इसमें उनकी पूरी की पूरी कोशिश है, जहां वह सत्ता बदलने में असमर्थ है, वो सत्ता के अंदर में घुसकर वह कोशिश करता है कि इस तरह की कोशिशें की जाए। और भारत की जहां तक पूरी मीडिया है, आरएसएस है, भाजपा है, यह अमेरिका और इजराइल के ही साथ है। हमारी विदेश नीति, चूंकि हमारे जो पूंजीपति वर्ग है उन्हें सस्ता में तेल मिल रहा है, जिससे वो भारी मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए उन्होंने न्यूट्रलिटी का एक रास्ता अख्तियार किया है। और अमेरिका चाहता है कि यह नकाब जो है न्यूट्रलिटी का, उसे हटाकर सीधे के सीधे वह अमेरिकी खेमे में आए और वह हूथीज, ईरान का जो रेसिस्टेंस ग्रुप है उसके खिलाफ उनके साथ आ जाए और रूस के खिलाफ हो जाए। जी। इसमें आप चाइना को कहां पा रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है कि जिसमें अमेरिका की भूमिका नजर आ रही है, रूस की भूमिका नजर आ रही है, भारत तो है ही है सीधे तौर पे। तो चाइना खामोश तो बैठा नहीं होगा, चुपचाप तो देख नहीं रहा होगा। चीन पे हम लोगों ने पहले भी चर्चाएं की हैं। चीन एक ऐसा देश है जो अमेरिका के साथ है, अमेरिका का विरोधी भी है। रूस के साथ होने के साथ भी रूस के साथ नहीं है। भारत का विरोधी होने के बाद भी भारत से व्यापारिक संबंध बहुत जबरदस्त है। और उसकी जो निष्पक्षता इस मामले में है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वह एक निराला है। उसका एकमात्र लक्ष्य है कि उसका पूंजी बढ़े, चाहे वो चीन के अंदर हो, चीन के बाहर हो। और वो खामोशी से सब कुछ देख रहा है। इस विषय पर उसने कुछ कहा भी नहीं। हाँ, जहां तक इस अमेरिका के नेतृत्व में जो 15-20 राष्ट्रों का, देशों का जो ग्रुप बना है हूतीज के खिलाफ, उससे वह बाहर रहेगा, यह 100% श्योर है। जी। जो हूती जो हूतीज ने लाल सागर का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है, तो उससे तो हम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं ना। हमारे यहाँ भी जो सामान आना जाना है वो तमाम और महंगा हो जाएगा, उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो इसके चलते क्या हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जहाजों को टारगेट किया जा रहा है? हमें एक्शन तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन उसका एक एक्शन है जो हमने पहले बात की थी, इंडियन यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया से होते हुए, यूरोप से होते हुए अरब देशों में भी जा रहा है, मिडिल ईस्ट। इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि पॉलिटिकली हम फॉरेन पॉलिसी में इंटरवीन करते हैं वहां पे, तो वह बेहतर होगा। और वह होगा तभी जब हम इजराइल के प्रभुत्व से, अमेरिका के प्रभुत्व से पूरी तरह मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश की तरह काम कर सके। जहां तक हुतीज की बात है, पिछले कुछ दिनों से उसका आक्रमण इस रेड सी में कुछ घटा। ऐसा कारण यह नहीं है कि वह डर चुका है अमेरिकी प्रोपेगेंडा या अमेरिकी वॉरशिप के कारण, बल्कि वहां से आवाजाही बहुत कम हो गई है। और इसलिए मेरे समझ से अभी इंडिया को इसमें वैसे ही खामोशी बरतनी चाहिए जैसे चीन बरत रहा है, बल्कि वह सपोर्ट करे और एक संबंध बेहतर करे ईरान से, जो आजकल हल्का सा ठंडा सा पड़ गया है। कि जो संबंध ईरान से ठंडे पड़ गए हैं उन्हें फिर से ताज़ा करने की जरूरत है। हालांकि आपने सही कहा कि रक्षा मंत्री के बयान दिए जाने के अलावा कुछ और कहीं कुछ देखने को ज्यादा मिल नहीं रहा है, सिर्फ जांच चल रही है। आने वाला वक्त बताएगा जांच के बाद किस और कहानी जाती है और तस्वीर किस और जो है बदलती है। फिलहाल आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। फिर आपसे किसी और मुद्दे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मिस्टर अकरम।